अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए जो खबरें बड़ी लेके आ रहे हैं वो एक तो ये है कि इस हुकूमत ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ा को बरकरार रखने की जद्दोजहद के साथ साथ इस सिस्टम के एक और गारंटर को भी एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। ये बड़ी खबर है, हम आप तक लेके आएंगे। इसके अलावा क्या नए DGISI की अपॉइंटमेंट पर कल मुशावरत हुई है, ये आपको अहम खबर देंगे। और तीसरी खबर ये है कि अब आपने देख तो लिया ही है कि किस तरह से हुकूमत ये अमेंडमेंट करवाना चाह रही है और उसके लिए अब हुकूमत को अब पता है नंबर्स दरकार हैं, तो उसके लिए अब एक और नंबर गालबन लगता है कि उनको देने का इरादा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम केस का रिव्यू फिक्स कर दिया है, आपको ये भी बताएंगे। और ये सब कुछ क्या है जो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की वापसी हुई है, ये क्या है कमेटी में, इस सब पर आपको बताएंगे। तो देखिए चलें, सबसे पहले हम अदालती पॉलिटिक्स से पहले हम ज़रा DGISI वाली अपॉइंटमेंट पर आ जाते हैं। तो कल जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का लाहौर में जो उन्होंने एक इजलास हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब ने जिसकी सदारत की, नून लीग के सीनियर रहनुमा थे। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक अलहदगी में मुलाकात हुई है, ज़रा बताते हैं। उस मुलाकात में जो नए DGISI हैं उनकी तैनाती पर जिसे कहते हैं गौर हुआ, और मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने बड़े भाई हैं और नून लीग के सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनको आगाह किया कि फ़ौज के इदारे ने, ज़रा बताते हैं, उनको आगाह किया कि फ़ौज के इदारे ने प्राइम मिनिस्टर को कौन सा नाम तजवीज़ किया है। और वो नाम जो एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं और उनकी पोस्टिंग इस वक्त पंजाब में ही है और उनको DGISI के तौर पर लाया जा सकता है। तो अब देखते हैं, पिछले दिनों तो जो नाम चल रहा था वो कोर कमांडर रावलपिंडी का था, हमने खबर भी दी थी आपको। लेफ्टिनेंट शाहिद इम्तियाज़ साहब OTS ऑफिसर हैं और इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं और अगले आर्मी चीफ की रेस में भी होंगे नवंबर 2025 में, अगर जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, इनको जो नून लीग की हुकूमत है वो एक्सटेंशन नहीं देती 3 साल की, तो फिर इस सूरत में ये भी हो सकता है। तो ये बहुत ही अहम तैनाती है। जो लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अन्युम हैं वो गालिब इम्कान है कि आने वाले दिनों में उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो सकता है। आजकल वो अपनी साहबजादी की शादी में मसरूफ़ हैं, तो उम्मीद है कि उनकी इस शादी से फ़रागत के बाद तो फिर वो इन चीज़ों को भी शायद फ़ाइनल करेंगे। और क्योंकि अब नए तैनाती का वक्त करीब आता जा रहा है, तो ये बड़ा ही अहम मौका है। हालांकि कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो नहीं जा रहे, जो हम जानते हैं कहीं ना कहीं इदारे के माउथ पीस भी हैं कुछ एंकर्स। लेकिन बहरहाल कल मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ज़रा ये बता रहे हैं कि ये नाम डिस्कस किया गया है। अब देखते हैं क्या होता है। और लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस नाम के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को गो हेड भी दिया है कि आप जाइए। जो बाएतमाद ऑफिसर हैं जनरल आसिम मुनीर के, आप बेशक उनकी तैनाती पर ही जाइए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त नून लीग और फ़ौज का एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक रोमांस भी है और एक दूसरे पर एतमाद भी है, और शायद अब एक दूसरे से इनका ताउन नागुज़ीर भी है, जहाँ पर फ़ौज के इदारे की पॉपुलैरिटी और नून लीग का पॉलिटिकल कैपिटल जिस जगह पर जा पहुँचा है वहाँ पर इनका अब ताउन नागुज़ीर भी है। तो फिर ज़ाहिर बात है ये बहुत एक, आप कह लें कि वेल कोऑर्डिनेटेड चलते हैं। कोई भी मूव हो, चाहे वो कौमी असम्बली में हो, चाहे कानून साजी से मुतल्लिक हो, चाहे वो तैनातियों से मुतल्लिक हो। तो अब आगे आ जाते हैं जो अगली खबर है। आपको मालूम है अब कल परसों चीफ जस्टिस काजी फायज़ा कमेटी का इजलास नहीं बुलाते। आपको हम वो झूठी खबर का भी बताते हैं जो कहा गया कि ये इजलास चल रहा है। एनीवे, उस पर भी आता है। परसों चीफ जस्टिस काजी फायज़ा साहब कमेटी का इजलास नहीं बुलाते, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत होती है।
और कमेटी के मेंबरान परसों तक कौन थे? चीफ जस्टिस कादी फाइसा थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे जो सीनियर प्यूनल जज हैं और अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। ठीक है, क्योंकि कमेटी में 3 मोस्ट सीनियर मेंबर्स नहीं होना, एक चीफ जस्टिस और 2 मोस्ट सीनियर जजेस ने। परसों वो उसका इजलास नहीं मिलाते। कल सुबह सुबह हुकूमत एक आर्डिनेंस लाती है, उसको कैबिनेट मंजूर करती है। जुमे की नमाज से पहले पहले सदर उस आर्डिनेंस को फ़ौरन साइन करके जारी भी कर देते हैं, उसका इतलाक़ भी हो जाता है। और जुमे की नमाज के फौरी बाद चीफ जस्टिस कादी फाइसा उस आर्डिनेंस पर अमल दरामद करते हुए, ठीक है, वो जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी से निकालते हैं और 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का मेंबर बना देते हैं। इससे ज़्यादा वेल कोऑर्डिनेटेड और क्या चीफ जस्टिस कादी फाइसा हुकूमत के साथ चलेंगे। अब हुकूमत ये कह रही है कि बाज़ औक़ात जजेस प्रिंसिपल सीट पर मौजूद नहीं होते थे। भाई जस्टिस मुनीब अख्तर वीडियो लिंक पर आते तो थे। जो अता तारड़ साहब जवाब दे रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जी नहीं, इसलिए हमने उसमें तरमीम किया है कि ताकि चीफ जस्टिस एक और जज ला सके। चले, अगर ये जवाब भी मान लें तो अभी तो जस्टिस मुनीब अख्तर इस्लामाबाद में मौजूद थे, प्रिंसिपल सीट पर मौजूद थे, तो अब क्यों इस वक्त हटाने की ज़रूरत पड़ी? ठीक है, हुकूमत को इतनी क्या जल्दी थी? चीफ जस्टिस कादी फाइसा खुद करार दे चुके हैं कि भाई आर्डिनेंस नहीं, पार्लियामेंट का नेमुल बदल, और इन पे इतने सवालात, फैसले लिख चुके हैं, रिमार्क्स दे चुके हैं, अब उसी आर्डिनेंस को चाट रहे हैं। ठीक है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन मतलब मौजूद चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं? और अब इस सब के बाद अब वो कह रहे हैं जी 63A लगवाना है मैंने। ठीक है, अब कल इजलास होना था लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह अवेलेबल नहीं थे, तो इजलास अब मंडे तक मौखर कर दिया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का। अब पिछली दफ़ा जब जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस कादी फाइसा की लड़ाई हुई थी हुकूमत की जो पिटिशन ना लगाने पर, जो हुकूमत ने 12 जुलाई का रिव्यू दायर कर रखा है, तो चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने जो डिसेंटिंग नोट लिखा था उसमें उन्होंने उस वक्त कहा था कि जी 63A का जो रिव्यू है वो लगाएं। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने एक बेंच तजवीज़ किया था। वो 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसकी सरबराही उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को दी थी। उनके साथ जस्टिस याहिया अफरीदी थे, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे जो अब कमेटी के रुकन बन गए हैं, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर थे जिनको निकाला गया है लेकिन वो 63A वाले फैसले के ऑथर भी हैं, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे। ठीक है, अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब क्या चीफ जस्टिस कादी फाइसा जब ये बेंच दोबारा तश्कील देंगे और ये रिव्यू फिक्स करेंगे तो क्या वो यही 5 जजेस इसमें बिठाएंगे, या अब वो जिस तरह उन्होंने कमेटी की कंपोजिशन बदली है अब वो बेंच की कंपोजिशन भी चेंज करेंगे और वहाँ पर वो जजेस ज़्यादा भरेंगे जिनका उनको यकीन है कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरह उनसे एग्री करेंगे चीफ जस्टिस कादी फाइसा से। क्योंकि मसला ये है, अगर आपको याद हो, जब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस उनके इस्तीफ़े के बावजूद भी चलाना था तो चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में एक लाइक माइंडेड जजेस का एक बेंच बनाया। उन्होंने जो अपने खिलाफ रेफरेंस को चैलेंज किया हुआ था उस वक्त के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने, उन्होंने उसको एंटरटेन ही ना किया और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीड कर सकती है, और फिर उसकी बुनियाद पर तो अब क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फाइसा को एक एक्सटेंशन चाहिए, वो आईनी तरमीम पास करवानी है ताकि वो जा सकें वो वफाकी आईनी अदालत में, जहाँ से बैठ के वो सुप्रीम कोर्ट के जो वो जजेस हैं जो हुकूमत को नहीं पसंद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं जो हुकूमत को नहीं पसंद, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पसंद, हुकूमत की क्या हैसियत है जो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पसंद, उन सबको वहाँ से बैठ के फारिग करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो वफाकी आईनी अदालत होगी उसको मेजॉरिटी हासिल होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस नई तरमीम के ज़रिए जो 26वीं आईनी तरमीम सो कॉल्ड है। ठीक है, अब चीज़ यह है कि उसके लिए हुकूमत हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। कभी कहती है जनाब वो हम कौमी असम्बली सेक्रेटरीट से नोटिफिकेशन जारी करवा रहे हैं कि जी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के मेंबर्स हैं, पीटीआई के है ही नहीं है। कभी इलेक्शन कमीशन हम बैठ के डेलिब्रेशंस कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं ये इस फैसले पर कैसे अमल दरामद करें, ये करें वो करें, लेकिन ये सब जानते हुए भी इनको मालूम है कि फिर भी अगर ये कोई धौंस धांधली करके
पीटीआई के लोगों से उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके या उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल डिक्लेयर करके या उनको कुछ भी डिक्लेयर करके उनसे अगर वोट करवा भी लें, इस 26वें आईनी तरमीम को पास भी करवा लें, तो वो 2 दिन में अदालत में उठ जाएगी कि भाई ये जिन लोगों ने वोट किया, इन्होंने ना सिर्फ 12 जुलाई के फैसले की आपने खिलाफ वर्जी की इनको इस्तेमाल करने के लिए, बल्कि इन्होंने 63A के फैसले की भी खिलाफ वर्जी की, तो इस वजह से इनका वोट काउंट ही नहीं हो सकता और तरमीम धड़ाम से नीचे। ठीक है, अब उसके लिए किया क्या जा रहा है, अब बेंच बनवाना जाना है। ठीक है, अब बेंच वो फिर ऐसा चाहिए होगा। अब इस सब के बाद मुझे बड़ी हैरत होती है, हमारे वो जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी जो हम हमें एक अरसे से कह रहे थे कि हुकूमत और चीफ जस्टिस और इस्टेब्लिशमेंट मिल के खेल रहे हैं। ठीक है, वो हम पे प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम लगाते थे, हमें डॉलर खोर कहते थे, हमें कहते थे जी ये तो पीटीआई का बयानिया लेके चल रहे हैं, इनको डॉलर अट्रैक्ट करने लग गए हैं, इनको यूट्यूब के व्यूज़ चाहिए, इनको वो चाहिए। अब वो किस बिल में छुपे हुए हैं, मतलब इसके बाद तो कुछ छुपा रह ही नहीं गया। चीफ जस्टिस कादी फैसल तो जहमत ही नहीं की कि अपने चेहरे पर कोई नकाब रहने देते या अपने जिस्म पर कुछ रहने देते। लाइक मोजेस चीफ जस्टिस, अब इसके बाद क्या बचा उनके लिए कि इतना वेल कोऑर्डिनेटेड, इसी ऑर्डिनेंस को वो सारा वक्त बुरा भला कहते थे, सदारती ऑर्डिनेंसों को, अब उसी के फायदा उन्होंने फौरी तौर पर उठाया। इसी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का वो क्रेडिट लेते थे कि मैंने अपने इख्तियारात सरेंडर किए, अब वो उसी कमेटी को उन्होंने सरेंडर कर दिया हुकूमत को, और हुकूमत के साथ मिलकर अब वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान लाने का मतलब क्या है ना, उनकी मेजॉरिटी ना, उनको क्लियर वो चाहिए कि मैंने अपने मर्जी के केस लगवाने और अपने मर्जी का बेंच बनाना है, तो पूरी कमेटी खत्म कर देते। लेकिन हुकूमत को यह भी पता था कि भाई अभी हम कमेटी अगर मुकम्मल खत्म कर देंगे तो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन भी गए तो फिर तो ये उनके हाथ स्ट्रांग हो जाएंगे और वो अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएंगे, केसेस करेंगे, हमें तो बड़ा मसला होगा। तो उन्होंने ऑर्डिनेंस लाए ताकि 3 माह का कुशन मिले चीफ जस्टिस कादी फैसला को, उस दौरान अगर वो कुछ कर सकें, अगर ना कर सके तो ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस 3 माह बाद लैप्स हो जाएगा और वापस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कमेटी बहाल हो जाएगी और हो जाएगा। अब इस सब में आप देखें कि उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर किया, जस्टिस याहिया अफरीदी को नहीं लिया, वो गए हैं सीधे जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर, जिससे जाहिर होता है कि उनको पूरा यकीन था कि सिर्फ ये जज मेरा साथ दे सकते हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आप नोट ऑलरेडी देख चुके हैं, जो उन्होंने 12 जुलाई के फैसले से इख्तलाफी नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा जी हुकूमत को उकसाया बाकायदा कि कोई आइनी बॉडी इस गैर आइनी फैसले पर अमल दरामद करने की पाबंद नहीं है। ठीक है, उन जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वो कमेटी में लेके आए हैं। इससे आप चीफ जस्टिस कादी फैसला की इंटेंशंस भी आपको समझ आती हैं। तो जहां पर हालात ये हों, आप बताइए वहां पर क्या बचता है। अब वो जो एजेंसियों ने जिनको टीवी पर बतौर एनालिस्ट शो लेके दिए हैं, जिनको पीटीवी में भर्ती करवाया है, जो अब कोई जियो, कोई पता नहीं कहाँ कौन कौन से चैनलों पे बतौर एनालिस्ट बन के बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ से ले रहे हैं, कौन से लाहौर के प्रॉपर्टी बिल्डर के चैनल में बैठे हुए हैं, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं वहाँ पे, हमें सबकी औकात पता है। ठीक है, वो बैठ के सारा वक्त हमें बुरा भला कहते थे, सारा वक्त उनको जॉब ही ये थी। अभी भी आप उनके देखें, उनके 90% ट्वीट्स हमारे खिलाफ होते हैं और धमकियां लगाने वाले होते हैं कि जी वो आसमान टूटेगा, आसमान टूट के गिर पड़ेगा, क़यामत आ जाएगी, अब देखना ये हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट वो कर देगी, कोई फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा। किसके भाई तुम नुमाइंदा और माउथ पीस हो जो ये बातें कर रहे हो? कौन है तुम्हारे मुंह में हड्डी डाल रहा है जो सब कुछ बोल रहे हो? हमें भी पता है, आवाम को भी पता है। और ये शायद गैरत से इतने आरी लोग हैं, इतने नीच लोग हैं कि इनके लिए पैसा मैटर करता है, इनके लिए मैटर ही नहीं करता कि इनकी कोई लेगेसी हो, कोई ख़ानदान में इनका नाम ले, वो इनके बच्चे इनका नाम नहीं बता सकेंगे कि हमारा बाप उनका पालतू था। तो बहरहाल अब चीज़ ये है कि अब मामला खुलकर सामने आ गया। ठीक है, अब उस दौरान कल एक झूठी खबर भी चलाई गई। पहले वो जिसे कहते हैं पीटीआई के सोशल मीडिया सेल से वाबस्ता एक मुबैना सहाफ़ी ने चलाई कि जी वो मीटिंग चल रही है जी जजेस की, जो माइनस चीफ जस्टिस कादी फैसला और उनके एलाइड जजेस हैं, उसके बगैर जो बाकी जजेस हैं, लेकिन
लाइक इन अदर वर्ड इम्प्लाई करने की कोशिश की कि जस्टिस मंसूर अली शाह वाला ये जो सारा जजेस हैं ये मीटिंग कर रहे हैं। अब पीटीआई के सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उन्होंने भी उठा के उस खबर को फैलाना शुरू कर दिया। दैट वाज अगेन अ वेल कोऑर्डिनेटेड झूठी खबर कि उस सहाफ़ी को प्लांट किया गया। वो पहले भी झूठी खबरें दे चुके हैं, उसके कहा कि ये खबर दो, फिर उसके बाद हम इस खबर को वायरल करेंगे और एक इंप्रेशन देंगे कि अदालत तो तकसीम होने जा रही है, अदालत तो लड़ाई हो गई है। फिर नून लीगी वालों ने भी जवाबी वार किया, उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मीटिंग हो रही है लेकिन सिर्फ 5 जजेस गए हैं, बाकी सब ने, जैसे सायशा मलिक के घर मीटिंग हो रही है, उसको मुस्तरद कर दिया उस मीटिंग को। ये जाहिर नून लीग वालों ने उसको फिर ये ट्विस्ट दिया कि जी ओहो देखो ये तो जस्टिस मंसूर अली शाह माइनॉरिटी में रह गए हैं और सारे जजेस इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत और चीफ जस्टिस काजी फैसल के साथ मिल गए। ठीक है, लेकिन ये खबर मुकम्मल तौर पे झूठी थी, मुकम्मल तौर पे झूठी। ठीक है, तो इससे पहले भी आपको मालूम है कि वो लियाकत अली चट्ठा साहब ने जब वो रावलपिंडी के कमिश्नर थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद भी इसी किस्म की झूठी खबरें इसी तरह पीटीआई से मुंसलिक जो मुबैना सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से चला दी गई कि जनाब अंदर एक मीटिंग हो रही है और गौर हो रहा है कि उसके परसों मोटो लेना है कि नहीं। ठीक है, वो भी अगेन मुकम्मल झूठी थी। ठीक है, बाद में झूठी साबित भी हुई। तो अब ये एक इस तरह से आप झूठ के सर पे जजेस को और आपस में लड़ाने की, लाइक दिस इज़ नॉट फैक्ट्स बेस्ड है, सिर्फ इसलिए कि चंद रीट्वीट चाहिए, चंद क्यों चाहिए, पीटीआई के सोशल मीडिया जिसे कहते हैं उनसे जुड़े हुए लोगों के मैं अगर दफ्तरों में आने जाने लग गया हूँ, वहाँ से मेरा कुछ $4 लग गए हैं तो मैं झूठ बोलने लग जाऊँ, दैट डजंट सूट्स। अब इसके बाद जो एक और अब है इस सिस्टम की गारंटी, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। वो 26 जनवरी 2025 यानी कि आज से ठीक 4 माह बाद रिटायर होने जा रहे हैं। अब उनको भी एक्सटेंशन देने की तैयारी हो रही है। इस आईनी तरमीम में तो था ही 26 में कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान तैनात नहीं होते तो यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब आर्टिकल 215 में एक तरमीम ज़राए बताते हैं लाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इन इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को दोबारा से असर नो तैनात किया जा सकेगा, रीअपॉइंट किया जा सकेगा 5 साल के लिए। और उसके लिए तरीक़ाकार ये होगा कि कौमी असम्बली और सेनेट में अगर एक करारदाद लाकर उसको अक्सरियत वोट कर देगी कि जी इनको रीअपॉइंट करें, तो ये रीअपॉइंट हो जाएंगे 5 साल के लिए। चीफ जस्टिस काजी फैसल का वो बरकरार रखना चाहते हैं, चाहे वो उनको फील्ड मार्शल बना दें आर्मी चीफ से कि ठीक है अगर भी अब चीफ जस्टिस है तो अब आप वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है जी, फील्ड मार्शल ही होगा ना, मतलब जजों का फील्ड मार्शल। ठीक है, और सिकंदर सुल्तान राजा को आप यहाँ पर लाना चाह रहे हैं कि जी इनको भी कंटिन्यू करवाओ, क्योंकि ये भी जाहिर बात है जो कुछ खेल खेल रहे हैं, जिस अंदाज का उन्होंने इलेक्शन करवाया और उसके बाद भी उस इलेक्शन की स्क्रूटनी नहीं होने दे रहे, तो इससे बेहतर कौन चाहिए। ठीक है, तो उनको तो अब आपको वो जो लियाकत अली चट्ठा थे रावलपिंडी के कमिश्नर, उनके बयानात बहुत ज़्यादा समझ आते हैं कि वो बयानात जो उनके इल्ज़ामात थे उनमें कितना वज़न था। उन्होंने यही कहा था कि ये दोनों जिम्मेदार हैं, इन्होंने मिल के इलेक्शन चोरी करवाया। और अब जितना वेल कोऑर्डिनेटेड ये चल रहे हैं हुकूमत के साथ, और फिर जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फैसल इलेक्शन कमीशन पर कोई बात नहीं आने देते कि नहीं 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 नहीं, नहीं। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा, उसका एहतराम करो। ठीक है, तो उससे तो नज़र आता है कि लाइक इन दोनों की क्या इस निज़ाम को ज़रूरत है। क्या ये निज़ाम, इसका मतलब है इतना टेंटेड है, इतना डिस्क्रेडिट है, इसकी लेजिटिमेसी इतनी ज़ीरो है कि आपको लगता है कि ये दो अगर चीफ जस्टिस काजी फैसल और सिकंदर सुल्तान राजा अगर नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, हुकूमत ही नहीं होगी, ना कुछ बचेगा। अगर इस हद तक आपका इन्हिसार अवाम की बजाय दो शख्सियात पर आ गया है तो फिर पीछे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, क्योंकि
जो रियासतें और मुल्क होते हैं वो निज़ाम से चलते हैं, वो शख्सियात से नहीं चलते। अगर वो शख्सियात पर खड़े होने लग जाए तो इसका मतलब है कि उस निज़ाम की बुनियादें नहीं हैं। और अब आप देखिए जहाँ पर एक एक सीट हुकूमत को पूरी करके दी जा रही है, कौमी असम्बली में वो एक वोट की कमी की वजह से उस दिन तरमीम नहीं ला सके थे 26वीं आईनी, और सेनेट में 2 वोटों की कमी थी। अब हालात ये हैं कि NA 97 से अली गौहर बलोच साहब जो PTI के थे, PMLN के थे, उन्होंने रिकाउंटिंग की पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो मुस्तरद कर दी गई। मुस्तरद इसलिए की गई कि उन्हें कहा गया कि अली गौहर बलोच साहब आपने उधर नीचे RO को क्यों नहीं दरख्वास्त दी थी, ठीक है, और आप अब यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने रिव्यू दायर किया और चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब ने अब वो अपने बेंच में रिव्यू 23 सितंबर के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। 25 अगस्त को इसका फैसला जारी हुआ था, 1 माह भी नहीं गुजरा, चीफ जस्टिस ने उसका रिव्यू भी लगा लिया। तो क्या अब यहाँ पर भी रिकाउंटिंग करवा कर क्या फिर ऑर्डर दिए जाएंगे कि अच्छा चलो हमने पहले मुस्तरद की थी लेकिन चलो ठीक है अली गौहर बलोच की अब रिकाउंटिंग करवा लो, और फिर वहाँ पे रिकाउंटिंग में तो फिर अभी तक किसी भी रिकाउंटिंग में PMLN का कैंडिडेट हारा नहीं है। तो फिर रिकाउंट में क्या फिर मुस्तरद वोट बढ़ा के तो अली गौहर बलोच को जिताया जाएगा और एक और सीट दिलवाई जाएगी। सूरत हाल बहुत दिलचस्प है। चीफ जस्टिस कादी फैसा का जो किरदार है, इंतहाई माजरत के साथ उन्होंने खुद मेहनत करके उसको इतना रिड्यूस कर लिया है कि अब वो हुकूमत के लिए एक ऐसे, माजरत के साथ अब यही तासुर है कि वो एक ऐसे टूल बन चुके हैं कि जो बस यही है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने मेरी सुप्रीम कोर्ट तबाह करनी है कीजिए, 26वीं तरमीम ला के आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तबाह बर्बाद करना है, इबरत का निशान बनाना है, कीजिए, मैं वो केस नहीं लगा रहा 6 जज के लेटर वाला, आपने जो करना है कीजिए, आपने मेरी आइनी कमेटी तबाह करनी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाली, वो जो कानून की, वो कीजिए। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बैठ के ये सब तमाशा देखना चाहिए? मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि अब वकला भी यही तजवीज़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मेजॉरिटी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की दरख्वास्त करे। अगर चीफ जस्टिस कादी फैसल नहीं बुलाते तो जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर सीनियर प्यून जज ये फुल कोर्ट की मीटिंग कॉल कर सकते हैं, उसमें जजेस शिरकत करें, रूल्स में अमेंडमेंट करें, और ये जो एक नंगी जहरियत हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात पर, उसको रोकें। चाहे उसके लिए अब इन जजेस को अपने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को खुद भी कम करना पड़े। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।